नमस्कार दोस्तों। आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसे कंपनी को जो इंफ्रा प्रोजेक्ट पे कंपनी कामकाज करती है। कंपनी का नाम है कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। आखिर मैं क्यों चर्चा कर रहा हूँ, उसके पीछे की कुछ कारणों को समझेंगे। जहाँ पे ये देखा गया कि चार्ट एक लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर फुल फिल करती नज़र आ रही है। लेकिन कई बार हम लोग हमेशा अक्सर देखते हैं कि मार्केट जब ऊंचली स्तर पे जाती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहती है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है मार्केट को लेकर के। आगे क्या कहना चाहती है इस कंपनी को लेकर के, जहाँ पे हम समझें हमारे सामने निकल के आती है कि परफॉर्मेंस को लेवल के लेकर के, जो टोटल इनकम की बात किया जा रहा है या प्रॉफिट की बात कर रहा है या डेट टू इक्विटी को लेकर के, इन सभी फैक्टरों को देखेंगे, कुछ नई आयाम तक हम पहुंचेंगे जहाँ पे हम रिकन्सिलेशन की पार्ट्स को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो आखिर फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल ट्रेंड के जो पार्ट है उसमें क्या आपस में सेम कैटेगरीज के फुल कर रही है कि नहीं कर रही है, सेम वे में चल रही है या कुछ अलग एक्शंस देखने को मिलता है। ऐसा तो नहीं कि फंडामेंटल कुछ और कहता है और चार्ट कुछ अलग दिशा से रिएक्ट करती हुई नजर आती है। चलिए इसको जानते हुए सबसे पहले हम जानेंगे इस कंपनी में जो रेशियोज को लेकर के क्या कहता है। रेशियोज में उन पार्ट को समझेंगे जहाँ पे डेटर्स डे को लेकर देखा जाता है कि आखिर जो भी आपकी कामकाज है उस कामकाज से आने वाली जो पैसे हैं वो पैसे कितने दिन में आपके पास रिसीव होते हैं या रिलाइज होते हैं, निकल के आते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि करीब करीब 4 महीने में पैसे आते हैं और 4 महीने के पीछे जो रिस्क फैक्टर है नंबर को लेकर के वो क्या आंकड़ा देता है, इस पे हम डीपली समझने का प्रयास करेंगे और साइड बाय साइड सब एक एक स्टेप लेते हैं। जहाँ 6 महीने के चार्ट यदि आप देखते हैं एज ऑन टाइम डिफ्रेम की अकॉर्डिंग तो कहती है 40% की उछाल आई थी। लेकिन यदि 1 साल के डेटा बेस पे तो कहते हैं कि 83% और लास्ट 5 सालों में करीब करीब ये कह सकते हैं कि अच्छी खासी ऊंचाइयों के साथ मार्केट ने कई बार अपने पुराने ब्रेकआउट को क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। कहते हैं हम हिस्टोरिकल प्राइस को तोड़ना या फिर अपने पुराने जो हिस्ट्री है उसको आप तोड़ के आगे निकल जाना। जैसे हम किसी क्रिकेट मैच में देखते हैं कि अच्छा उन्होंने तो ये बनाया, उन्होंने ये बनाया। आखिर इसमें क्या कहना चाहता है कंपनी को लेकर के, तो कंपनी को लेकर के हमारे सामने ये दिखता है जो कंपनी के डेटाबेस कंपनी ने शेयर किया वो कहती है कि रेवेन्यू में हमारे पास वाई के हिसाब से 32% साल है। अब मैंने कई बार देखा है कुछ कंपनियों को लेकर के तो वाई तो देती है लेकिन क्यू और क्यू का डेटा शामिल नहीं करता। तो भले ही वो कई सारी चीज़ें होती है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसकी कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाए तो ये कहती है जो हम वाई का बेसिस ही इन्होंने शेयर किया, तो हम समझने के प्रयास करते हैं क्या कहना। इनकी अकॉर्डिंग बात करें तो कहते हैं कि 32% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ करती है कंपेरिजन टू द वाई के बेसिस पे, लेकिन कुछ और भी आंकड़ा कहती है। तो चलिए हम समझते हुए हम केवल गूगल फाइनेंस को हेल्प लेते हैं और समझने की प्रयास करते हैं क्या कहना चाहते हैं। इसमें हम ट्रेंडिंग व्यू क्यों लेंगे कि आखिर केवल एक ही, जैसे हम यहाँ की बात करें तो हमारे सामने ये दिखता है कि अच्छा केवल 1 साल का डेटा है, हमें ट्रेंडिंग व्यू कहाँ दिखता है। इसलिए हम ट्रेंडिंग व्यू के लिए गूगल फाइनेंस को हेल्प लेते हैं और यहाँ पे देखा गया कि जून से लेकर के आज तक के डेटा में तो ट्रेंडिंग व्यू किस दिशा में चल रही है, तो चलती हुई समझ में आती है कि पिछले लास्ट 2-3 क्वार्टर तो ठीक ठाक रहा, लेकिन एक क्वार्टर से इनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे कामयाब नहीं रह पाए जो कि 32% की उछाल के साथ साथ EBITDA में 36% की उछाल बनाती है। लेकिन यही आंकड़ा यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो हमारे सामने 2-4 साल का डेटा खुल जाता है और ये दिखाता है कि कोविड के बाद का सिचुएशंस में जो बनाई कंपनी ने अपनी ग्रोथ लेवल बनाई है वो क्या कामयाब होती नज़र आती है, तो कहती है बिल्कुल होती नज़र आती है। खास करके यहाँ से मार्केट ने सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद मार्केट में उछालता के साथ करीब करीब EBITDA में 6% की नुकसान बुक करती हुई नज़र आती है। अब इसी पार्ट को जरिए हम चार्ट बेसिस पे चलें तो हम एक चार्ट ग्राफ भी चलते हैं और समझने के प्रयास करते हैं। बुक वैल्यू कहता है 180 का, इंटरेंसिक वैल्यू उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रहा है कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू एंड इंटरेंसिक। जबकि मार्केट में जो बाकी कंपनियां हैं जो कि सेम सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, आखिर किस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, इसके लिए डेटा कहती है जो कंपनी इज द EPC business and the providing the turnkey solutions for the housing, high rises, सुपर हाई राइजेस जो बिल्डिंग्स बनती है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे कंपनी का कामकाज है।
इस तरह की कंपनियां और भी होगी मार्केट में, अब इसलिए हो सकती है। इसकी वेबसाइट पर जाके हम विजिट करते हैं तो कुछ हमारे पास कुछ डेटा निकल के आ गया, आखिर कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट कर रही है। कुछ ऐसा डेटा की बात करें जहाँ पे इनकी ग्रोथ लेवल काफ़ी अच्छी हो, जिस सेक्टर के लिए अच्छी हो, उसमें क्या कहना चाहते हैं। वेबसाइट थोड़ा सा स्लो खुलता नज़र आता है, या तो हमारे इंटरनेट सिस्टम्स थोड़ा सा स्लो है, या फिर हो सकता है कि बाकी जगह तो हमें ऐसा फेस करने को मौका मिला। खुलता है तब तक चलता है। तब तक देखा जाए तो यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी भी क्या कहता है अंडर वैल्यूड है। और यदि अंडर वैल्यूड है तो मार्केट क्या लगता है 415 जो गया था वो आगे चल करके 500 को टच करेगा, पॉसिबिलिटी है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके प्रति हमें क्या करना पड़ेगा, R2R को समझना पड़ेगा, तभी हम इसके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या आगे चल करके 500 की पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। जहां डेट टू इक्विटी कहता है 0.22 करंट रेशो, अर्निंग पर शेयर 10 रुपये के अकॉर्डिंग देखा है तो कह सकते हैं कि नियरली 200% की अर्निंग करती है यहाँ पे कंपनी। आर ओ सी 16%, आर की भी करीब 9% के आसपास का डेटा कहता है। और प्रमोटर्स की होल्डिंग में थोड़ा चिंता की बात ये कहता है कि 31% की होल्डिंग थी, उसमें से प्लेस का ज़्यादा 31% में करीब करीब 50% तो प्रमोटर ने होल्ड करा, कहाँ किया, प्लेज किया। ये इनके लिए डिमेरिट की बात करती है। आगे क्या कहना चाहती है कंपनी को लेकर के, तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने के प्रयास करते हैं क्या 500 तक पॉसिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। यहाँ पे देखा गया कंपनी को लेकर के, जो यहाँ पे हम वेबसाइट्स पे विजिट कर चुके हैं, बड़ी अच्छी अच्छी इमेज उन्होंने लगा रखी है। अब इंडिया की इमेज है या सर इंडिया से बाहर की इमेज है ये तो बात नहीं कह सकता, लेकिन इमेज काफ़ी अच्छा अच्छा देखने को मिलता है। कहती है जो इनके पास द वर्क्स इस तरह के इन्होंने बना रखा है, बिल्डिंग्स बना रखी है, प्रोजेक्ट इनके पास था। कहती है करीब करीब 100 प्रोजेक्ट कंपनी ने काम किया, 100 सिटीज़ हैं, 70 प्लस क्लाइंट्स इनके पास हैं, और 70 मिलियन स्क्वायर फीट में इनका जो कि कंस्ट्रक्शन एरिया था उस पर इन्होंने कंपनी कामकाज किया हुआ है। कहते हैं जैसे बिल्डिंग्स उन्होंने बना रखा है। आप सेक्टरल प्रेजेंस की बात करती है तो कहती है डिज़ाइन एंड द बिल्डिंग सर्विस, प्राइमरी डेवलप कवरिंग्स हाई राइज एंड द सुपर हाई राइज की बात करती है। इस तरह की कंपनी रिटेल एंड द कमर्शियल के लिए, या हाई राइज एंड द सुपर हाई राइज के लिए, या गेटेड कमिटी के लिए, या फिर अदर डेटा सेंटर भी कंपनी बनाती है। जब डेटा सेंटर और हेल्थ केयर का भी कामकाज है तो क्या इसके लिए सेगमेंट वाइज जानना जरूरी नहीं है क्या, क्या क्या कामकाज है, कहाँ से कामकाज है। और ये भी कहते हैं कि हमारे पास क्लाइंट में MHA DA है, सिडकोस जैसी कंपनी है, SDC है, BSNL जैसी कंपनी है, और ये इंडियन ऑयल जैसे कंपनी शामिल है। चलिए इसके प्रति हम एक एक एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करेंगे, लेकिन जब इतनी सारी चीज़ें तो एक जगह हमारी डिमेरिट क्यों निकल के क्या निकल के आती है, प्लेज को निकल, जहाँ पे हम इसको ये देखें बेसिस क्वार्टरली बेसिस डेटा को, हमारे सामने ये दिखता है कि लगातार इसमें क्या थी, ग्रोइंग कैटेगरी बनी है। तो कहती है हाँ पिछले पीरियड से थोड़ा सा नियर अबाउट रियल अबाउट द सेम रेजिस्टेंस के आसपास खड़ी है। प्रॉफिट भी लगातार तो इंक्रीज करती है, लेकिन कंपेरिजन टू द पिछले से पिछले साल में अच्छी खासी उन्होंने ग्रो करती नज़र आई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे सामने समझ में आती है कि सबसे ज़्यादा कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया इस साल में। उसके अलावा की बात करें 24 के बाद अभी 25 में भी उन्होंने 24-25 में अच्छा खासा रिवेन्यू की ग्रोथ की बात कर रही है। प्रॉफिट भी अच्छी खासी बना के बुक करके रखी है, क्योंकि इससे पहले इस तरह के कभी इनके पास इस तरह के रिकॉर्ड नहीं थे। और जब रिकॉर्ड नहीं थे तो कंपनी को लेकर बोरोइंग्स को लेकर क्या कहती है, तो कंपनी बोरोइंग्स ऑलमोस्ट क्या कर रही है, डेट्स कम कर रही है, एक अच्छी बात है। दूसरी तरफ कंपनी ने एसेट्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज किया था। अब इंक्रीज किस बेसिस पे किया था ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इंक्रीज करती हुई नजर आई थी। इसके अलावा बात करें तो फिक्स एसेट इनके पास अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, करीब 6 करोड़ के आसपास। इसके अलावा की बात करूँ कंपनी में अदर जो एसेट्स हैं वो भी ठीक ठाक हैं, लेकिन एक जगह पे आकर के थोड़ा सा पिटता है, और पिटता ये है जो इनके पास जो 500-550 करोड़ का जो डेट रिसीबल की बात कर रहा है, उसको कहता है कि 4 महीने में पैसा आता है। और इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें कितना, इसके अकॉर्डिंग 550 करोड़ क्या कहता है, करीब करीब 1922 करोड़ का आंकड़ा कहता है टोटल। 550 करोड़ का मानते हैं मार्केट में डेटर, और नेट प्रॉफिट बुक करती है 150।
इन तीनों नंबर को देख करके समझिए तो आखिर ये कहना क्या चाहता है इन तीनों नंबर का। यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर बनती है या नहीं बनती है। यदि कुछ बैड डेट्स जाती है तो नेट प्रॉफिट मार्जिन को देख इफेक्ट करेगा। और नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, परसेंटेज। डेटर्स रेशियो क्या कहता है, प्रॉफिट अगेंस्ट डेटर रेशियो है, वो समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो चलिए हम जानते हुए समझने की प्रयास कर रहे थे तो आखिर कितना बनाइए। जबकि यदि हम बैलेंस शीट फिगर के समरी डेटा की तरफ देखें तो कहता है कि नियर अबाउट कंपनी में लगातार इनकी एसेट्स लगातार बढ़ी है और लायबिलिटी का पोर्ट लेवल पे बढ़ा नहीं जितना कि होना चाहिए। अर्थात क्या है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। तो 20% आपकी एसेट तो बढ़ रही है लेकिन लायबिलिटी केवल 6% की इम्प्रूवमेंट करती है, तो इंक्रीज करती है, तो आपके लिए इम्प्रूवमेंट की बात ही निकल के आती है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी में निवेशकों की बात करें तो निवेशकों में प्रमोटर एफआई और डीआई सबकी भूमिका रही है। प्रमोटर की भूमिका धीरे धीरे कम होती नजर आती है, इसके लिए थोड़ा सा डिमेट की बात है। अदरवाइज देखा जाए एफआई डीआई की भूमिका भी अच्छी खासी रही है। पारस्परिक फंड है, इसके अलावा देखा जाए तो कुछ और क्वांटम्स म्यूचुअल फंड जैसे कंपनी शामिल है। पब्लिक के पास देखा जाए के पास भी कुछ बड़ी बड़ी होल्डिंग्स हैं जहाँ पे करीब करीब टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो करीब करीब ये कह सकते हैं कंपनी में 60 से 65 हज़ार के आसपास की भीड़ अभी भी है। और अभी भी कंपेयरिंग विद द स्टॉक पी एंड द इंडस्ट्रियल पी गैप अप है। और इसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए, मैं जो 500 का आंकड़ा आपके सामने रखा था, मैंने कोई अलग से नंबर नहीं लेके दिया था आपको। कैलकुलेशन ये था यदि मार्केट में ही भीड़ होती है इस मार्केट सेक्टर को लेकर के और एवरेज के आसपास पहुंचने की उम्मीद रखती है तो ये कह सकते हैं कि यहाँ से करीब करीब 50% का जंप करेगा। और यदि 50% की जंप करती है यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, मुझे लगता है करीब 500 से ऊपर जाना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के करीब 500 से लेकर के 600 तक को टच कर सकती है आने वाले समय में। बट एक डिमेरिट के चक्कर में इनको थोड़ा सा पार्ट में क्या हो रही है, दिक्कत आती नजर आती है। यहाँ पे हमने समझने का प्रयास, यदि इसको पीयर्स की तरफ कंपेयर करेंगे तो डीएलएफ जैसी कंपनी शामिल है, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसी कंपनी जहाँ पे भीड़ है वो कम नहीं है, काफी ज्यादा भीड़ है कंपेरिजन विद द ईपीएस। एनालिसिस पार्ट में कंपनी कहती है कि इनके पास आखिर चल क्या रहा था पूरे पूरे हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम में, तो ये कहती है हमारे पास सेल्स का आंकड़ा लगातार एक ठीक ठाक बढ़ती हुई नजर आती है, प्रॉफिट हमारे उसके अकॉर्डिंग कई गुने की बढ़ती नजर आती है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी धीरे धीरे हमारा ऊपरी सतह को टच करती हुई नजर आती है और रिटर्न ऑन इक्विटी का आंकड़ा भी एक तरह से एवरेज से कम ही आंकड़ा कहता है। मतलब मार्केट में दो तो सेल्स एंड द प्रॉफिट इन दोनों के बेसिस पे स्टॉक की प्राइस में बूस्ट करती हुई नजर आ रही है। इस पार्ट कहते हैं कि इनके पास करीब 34% के आसपास का लास्ट सेल्स ग्रोथ रहा है। और कुछ डिमेरिट की बात करती है कि कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती है, होल्डिंग काफ़ी कम कहता है, डेट्स रेशियोज काफ़ी बढ़ता नज़र आता है जो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और ये कुछ लो रिटर्न की बात उन्होंने दर्शाया है। सेंटिमेंटल की तरफ देखा तो फिलहाल कोई ऐसा सेंटिमेंटल नहीं था। एजीएम अभी हुआ होगा एजीएम की बात को लेकर के, और एजीएम अभी कम हो गया सबका 30 तारीख को। इसके अलावा कंपनी की तरफ ये भी देखा जाता है कि कॉर्पोरेट व्यू के अंदर क्या क्या है, इसके सेगमेंट वाइज बताया। सेगमेंट वाइज उन्होंने क्या कहते हैं लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, प्रेजेंस इन द अक्रॉस बिल्डिंग सेगमेंट में कहते हैं, डिलीवरी इज द ट्रैक रिकॉर्ड की बात करती है। और उन्होंने कहा कि हमारे साथ सब कुछ ठीक ठाक चलती नज़र आती है और हम सब कुछ हैं। उन्होंने ऑर्डर बुक की बात किया कि जो कि 9,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक भी करीब 30 जून तक का डेटा था। और सितंबर का डेटा आएगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा इनके पास कितना ऑर्डर और भी है पेंडिंग जिस पे लिए कामकाज कर। यहाँ पे इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्राइवेट सेक्टर को लेकर पब्लिक सेक्टर के लिए कहा कि हमारे पास महाराष्ट्र में काम है, बीएसएनएल के पास काम है, गिफ्ट के पास गिफ्ट सिटी के लिए काम है, इंडियन ऑयल को लेकर काम है। और प्राइवेट सेक्टर में कहते हैं हमारे पास चाहे ओवराइज रियल्टीज़ हो जिसके लिए हम काम करते हैं, या पीरामल्स रियल्टी हो, ब्रुकफील्ड्स हो, लोधास हो, टाटा ट्रस्ट हो, इन सब के लिए क्या है डिजाइनिंग और बाकी सारे कामकाज करती है। ईपीएस का कामकाज देखने को मिलती है। हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, बाकी सारे एस्पेक्ट ठीक ठाक थे लेकिन कुछ एस्पेक्ट को छोड़ के बाकी कुछ जगह पे इनके डिमेट के संकेत देता है, खास करके उन पार्टों को जहाँ पे इनका
प्रमोटर ने अपनी प्लेस शेयर को प्लेस किया हुआ है, प्रमोटर की होल्ड कम दर्शा। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी यदि पिछले 5 सालों का डेटा देखा जाए तो करीब करीब 100% के आसपास उछाल थी। और पिछले 6 महीने और 1 महीने के चार्ट की भी देखें तो पिछले 6 महीने के ट्रेंडिंग व्यू में ये क्या दिखता है कि मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंटल तो बिक रहा है, लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे आकर यदि टिक जाती है तो फिर इनके पास नई आराम तक पहुंचने के लिए आसानी से मुश्किल खत्म होती है। चलिए इसको हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के। इसका नाम था आज पेप्टाइड्स इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और दोस्तों किसी भी स्टॉक को लेकर के हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग की बात ना कोई एडवाइजरी की बात शामिल है, ओनली एज ए मार्केट में लर्नर। उसमें यदि कोई वैल्यू एडिशंस मिलता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बेटर लर्निंग अवेयरनेस और सपोर्ट देने के लिए ज्वाइन बटन भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं।